डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। पॉलिटिकल साइंस के पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के क्रम में आज हम सॉल्व करते हैं दिसंबर 2020 और जून 2021 का कंबाइंड पेपर, जो कि प्रथम पाली का पेपर है। ये यूजीसी नेट की परीक्षा बेहद नज़दीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर अवश्य सॉल्व करें। एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार अवश्य सॉल्व करें। इससे आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न का क्या है, कहाँ से पूछे जा रहे हैं और हमारी तैयारी कितनी बेहतर है। और नहीं कर पा रहे हैं तो और उसको तैयारी को बेहतर कीजिए। एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले आप पुराने क्वेश्चन पेपर कम से कम 5-7 बार तो अवश्य सॉल्व कर के जाएँ। इससे आपके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और थोड़ा सा जो भी डाउट होता है क्लियर हो जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का दिसंबर 2020 और 2021 का कंबाइंड पेपर, और ये आपका प्रथम पाली का पेपर है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते, या अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा कि मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि सामाजिक उदारवाद सकारात्मक स्वतंत्रता, पालने से कब तक कल्याण और न्यूनतम राज्य। जो आधुनिक उदारवाद वेलफेयर स्टेट है, ये इसका काम अब मनुष्य के जीवन के हर पहलू से हो गया है। तो उसी क्रम में इसका किस पहलू से विश्वास नहीं रखता है? तो न्यूनतम राज्य, मिनिमम स्टेट नहीं है, अब ये मैक्सिमम स्टेट हो गया है आधुनिक उदारवाद। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम एक प्रकार से इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। यह विचार किसका है? तो यह विचार आपका फ्रांसिस फुकुयामा का है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और याद रहे फ्रांसिस फुकुयामा एक अमेरिकी लेखक हैं और राजनीतिक विचारक हैं। अपने इस विश्वास के लिए जाने जाते हैं कि शीत युद्ध के अंत में उदार लोकतंत्र की जीत ने प्रगति के अंतिम वैचारिक चरण को चिन्हित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफर्सन किस प्रकार अभिलक्षित करते हैं? स्वत्व उदारवाद, कल्याणवादी, परहितवादी या विकासात्मक। तो सीबी मैकफर्सन आपके पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करते हैं, यानी स्वत्व उदारवाद की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो मार्क्स से संबंधित आपका सिद्धांत थ्योरी ऑफ एलियनेशन, मतलब अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ये तीनों उसका मार्क्स से संबंधित सिद्धांत है। लेकिन परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव इसके सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति के पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कोट आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हायर के एग्जाम में और यूजीसी नेट के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हॉब्स। हॉब्स ने कहा है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वॉर पुस्तक लिखी है? तो आप सही पता है कि द आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली की फेमस पुस्तक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला, निकोलो मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक है। इसका प्रारूप एक धार्मिक संवाद है। मैकियावेली की पुस्तक उनकी एक अन्य पुस्तक द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स से कई विषयों, मुद्दों, विचारों और प्रस्तावों को प्रतिध्वनित करती है। मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है।
यह कथन किसका है? तो फ्रांस फैनन का एक कथन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फ्रांस फैनन का कहना है कि क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? तो उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकीकृत मानववाद और लोकतांत्रिक शासन उनके राजनीतिक विचार का दर्शन है, लेकिन जो अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना उनका दर्शन का भाग नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह किसका कथन है? बेहद महत्वपूर्ण कथन है ये। कथन आपका बाल गंगाधर तिलक का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, नागरिकता का जो चैप्टर है इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप नागरिकता के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, ये कथन आपका सही है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, ये कथन भी सही है। भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है, ये गलत है, एक बार में एक ही देश का नागरिक होगा। डी, संसद के पास ये शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने से संबंधित प्रावधान बना सकती है, ये कथन सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी डिसमैच है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेरियार ईवी रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया है? जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, नहीं, ये इसकी बात मनुष्य की गरिमा, वर्ण आश्रम व्यवस्था या भारत में हिंदी की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। बी के अलावा ये सभी तीनों जो विचार हैं उसमें ईवी रामास्वामी ने इसका विरोध किया, यानी पेरियार इसमें केवल वो मनुष्य की गरिमा की बात करते हैं और उनके द्वारा बेहद एक 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया, ये आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे? तो कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही को राज्य की चेतना माना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? तो राजनीतिक पार्टियों का आपका जनमत बनाना है, सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना है, ये भी सही है, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना है, ये भी सही है। ये तीनों राजनीतिक दलों का कार्य है, परंतु न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? ये देखिए, मूल्य आधारित अवधारणा, संस्कृति आधारित अवधारणा, पार्टी आधारित अवधारणा या गतिशील अवधारणा। तो पार्टी आधारित अवधारणा आपका संविधानवाद से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य प्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया है? तो आमंड और कोलमैन जो है अभिमुखित प्रकारों और अन्य प्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया है, आमंड और पावेल। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCIR उसका सदस्य है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSC का भारत सदस्य नहीं है, वाशनल अरेंजमेंट या ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का भी ये सदस्य है, लेकिन वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का यानी NSC का भारत सदस्य नहीं है। आप इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नौ यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? तो कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, ये सही है, नौ यथार्थवादी सिद्धांत का अभिकर्ता के रूप में है। कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना है, ये भी सही है। राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं, ये गलत है। कर्ताओं में अविश्वास और भय होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है, ये सही है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का विलक्षण नहीं है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका कौन सा लक्षण नहीं है? तो अनियंत्रित विकास ही इसका लक्षण नहीं है। सतत विकास का मतलब ही है आप नियंत्रित विकास पे चलिए,
न कि अनियंत्रित विकास पर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा है? तो आपकी इमैनुअल वॉलस्टीन ने अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा। और याद रहे कि जो परिधि सेंटर और पेरिफेरी की बात करते हैं, एक सेंटर है और पेरिफेरी है, ये केंद्र है और परिधि, और इसमें भी एक अर्ध परिधि की बात करने वाले इमैनुअल वॉलस्टीन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो आप सभी को पता है कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ लिया तो उसमें सार्क के देशों को सम्मिलित किया गया था, बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की प्रवासी नागरिकता यानी OIC की योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? तो आर्थिक क्रियाओं का अधिकार भी प्रदान किया जाता है, शैक्षणिक अधिकार भी प्रदान किया जाता है और जीवन पर्यंत वीजा की प्राप्ति होती है, लेकिन नागरिक रूप में राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2020 में भारत ने US के साथ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो 2020 में यूनाइटेड नेशन ने यानी USA ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका इसको बोलते हैं, अक्टूबर 2020 में भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का क्या नाम है? सॉरी, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम आप सभी को पता है कि मनमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है, सॉरी मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। तो आप सभी पता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने, अधिकतम 6 महीने तक उसका कार्यभार ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चुनाव आयोग जो कि संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है, चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई है? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया। जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ उसी दिन से ये लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को हमारे संविधान में समावेश किया गया? यानी तो जो आपकी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्दों को शामिल किया गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सुविधाएं ये तो आपका शहरी से है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण ऐसा लोक स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। जो आपके स्थानीय शासन उसमें लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता और लोकोपयोगी सेवाएं, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण इनका अधिकार नहीं है। ये देखिए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये राज्य सूची का विषय है। याद रहे, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पंचायतों को 29 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं और नगर पालिकाओं को कुल 18 विषयों में कार्य सौंपे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सामाजिक सक्रिय समूह यानी सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है? तो सोशल एक्शन ग्रुप यानी सामाजिक सक्रिय समूह का अभिलक्षण आपका देखिए, वे पक्षपाती समूह होते हैं, ये सही है। वे गैर संस्थानिक संगठन भी सही है, और वे गैर व्यावसायिक रचनाएं हैं, फॉर्मेशंस हैं, ये भी सही है। लेकिन इसका लक्षण भी गैर स्वायत्तशासी समूह है जो सरकार के समर्थन पर आश्रित है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कोट है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक बात कही कि जो संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र के रूप में संज्ञा दी है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभी की चुनावी राजनीति का विलक्षण नहीं है? तो आप एक तो बहुदलीय व्यवस्था है, गठबंधन का निर्माण भी है और मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि हुई है, लेकिन कांग्रेस की प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण समाप्त। इसका कारण कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस डोमिनेंट सिस्टम जो था उसको अब समाप्त हो गया है, स्थिरीकरण समाप्त किया, रोक दिया गया है। सही है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? जो सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं हैं आपको भी याद रखना चाहिए क्योंकि पूछ दिया जाता है इसमें। तो आत्मनिर्भर अभियान जो है 12 मई 2020 को प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रसिद्ध प्रमाणित शब्द यानी पोस्ट कॉर्प किसका बताया हुआ है? यानी जो पोस्ट कॉर्प सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? लूथर और गुलिक के द्वारा दिया गया पोस्ट कॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसने लिखी? देखिए जो समकालीन पुस्तक या समकालीन राइटर हैं, जो समकालीन पुस्तकें पब्लिश होती हैं तो उनको भी पढ़ना चाहिए। तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट जो कि 1992 में लिखी गई है, ऑस्बॉर्न और गेबलर के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक आपके फ्रेडरिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव संबंध सिद्धांत यानी ह्यूमन रिलेशन थियरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना सही है। संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्रणाली है, ये भी सही है। अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं कर सकते, ये गलत है, बल्कि जो मानव संबंध सिद्धांत है वो संगठन के औपचारिक अनौपचारिक संबंधों पर ही जोर देता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1989 यानी 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन की संकल्पना की थी, यानी गवर्नेंस की संकल्पना की थी? तो सब सहारन अफ्रीकन जो कंट्रीज थे उसमें गवर्नेंस की बात करता है कौन? वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा है कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? तो ये आपका कथन वुड्रो विल्सन का है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है, यह परिभाषा किसने दी? तो रेनो स्टॉर्म का ये परिभाषा है। आप इसके जितने भी डिस्क्रिप्शन है या जो व्याख्या है वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो आपको पता है कि मिल्टन फ्रीडमैन ही शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, हेराल्ड लास्की, जर्मी बेंथम। तो आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक टी.एच. ग्रीन है और हेराल्ड लास्की सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कल्याणकारी राज्य के समर्थक, बेंथम और लॉक के इसके समर्थक नहीं है। क्वेश्चन 42, अनुदारवाद के मूल विश्वास है जो कंजर्वेटिव है, परंपरा, पद सोपान और सत्ता, सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक उदारवाद। तो इसमें आपका उदारवाद के मूल विश्वास आपके परंपरा और पद सोपानिक और सत्ता है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जेएस मिल द्वारा किया गया है? तो जेएस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट में महिलाओं के अधिकार के प्रबल समर्थक थे और बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, इसे ही विवाहित महिला संपत्ति विधेयक या पितृसत्तात्मक इसकी वो बात नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना है या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन सही है हीगल के बारे में।
हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे, उनका मानना था कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है। ये कथन भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, गलत है। और हीगल विश्वास का युद्ध में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हीगल से का मतलब हिटलर प्रभावित था, फांसीवादी विचारकों का जनक है ये हीगल। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी सही, यानी ऑप्शन डी सही होगा, केवल ए और बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही हैं? वे उपनिवेशियों से प्रभावित थे, ये कथन सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन, वे युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। यहाँ कहते थे कि एक चीज़ की पूजा की जाए, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, ऑप्शन ए सही। वे नास्तिक थे, ऐसा नहीं, वे नास्तिक नहीं थे, ऑप्शन सी गलत है। वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे, ये सही है, यानी ऑप्शन सही होगा। इसमें ए बी और डी सी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही हैं? उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की, सही है। उन्होंने मराठा नाम का मराठा ही उनके द्वारा निर्माण किया गया, ऑप्शन ए सही है। वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे, यानी ये भी सही है। उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी, ये कथन भी सही है। तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है, तो आप सभी को पता है कि वो उग्रवादी दल के समर्थक थे, राष्ट्रवादी थे, ऑप्शन डी भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए बी सी डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं? तो श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को एक तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न है, अव्ययी के रूप में राष्ट्रवाद को भी मानते हैं, और धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में भी उनका राष्ट्रवाद है। भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्र को नहीं मानते हैं, इसलिए ए बी सही होगा, ए बी सी सही होगा, डी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें हैं। इकाई के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, सही है ये। खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणात्मक मसला, ये भी सही है। और खोज के केंद्रों की परिभाषा, ये सही है। सिद्धांत निर्माण में तुलनात्मक राजनीति बात नहीं करता, तो इसलिए ऑप्शन बी ए बी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित हैं? तो कार्ल ड्यूस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित आपका राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान, ये सही है। उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है, ये भी सही है। संरचना प्रकारवाद पर बल दिया, नहीं, यह अमन पावल का है। निर्माण प्रकारों को अधिक महत्व दिया, ये भी गलत है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन से 9 उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है? जो न्यू कॉलोनियलिज्म है या न्यू इंपीरियलिज्म, उसका क्या कारण है? कि यूरोपीय शक्तियों की कमजोर हुई स्थिति, सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियों के में ह्रास हुआ, इसलिए 9 उपनिवेशवाद का भी उभार हुआ। साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतता में वृद्धि, ये भी सही है। भारत की विदेश नीति, ये गलत है। जापान की विदेश नीति, इसका कोई योगदान नहीं इसमें, इसलिए ऑप्शन ए और बी सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, यूएन चार्टर में शांति की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं दी गई हैं? तो शांति की सुरक्षा के लिए क्या विशेषताएं? वे विवादों को शांतिपूर्ण निपटारे के अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई हैं, ऑप्शन ए सही है। और अध्याय 8 शांति बहाली गतिविधियों से संबंधित है, नहीं, ये गलत है। सी अध्याय 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया, ये सही है। अध्याय 9 में राज्यों में आर्थिक सहयोग से संबंधित है, गलत है, तो इसके लिए ए और सी सही होगा, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सही है? वैश्विक प्रणाली के संबंध में कि
वैश्विक प्रणाली सिद्धांत मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। इसके अनुसार धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा हुआ है। इमैनुअल वॉलस्टीन ने 1970 के दशक में विश्व प्रणाली विश्लेषण का यह प्रसिद्ध सिद्धांत विकसित किया। जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसके विकास करने वाले सिद्धांतकार आपके इमैनुअल वॉलस्टीन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के शासन काल सिद्धांत यानी रिजिम थियरी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो रिजिम थियरी संबंधित यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयासरत है, यह सही है। वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रस्थापित करने के लिए गलत है। प्रमुख शक्तियां इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों का समाधान करती हैं, ये भी गलत है। उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया गया है, सही है। इसलिए ऑप्शन डी केवल ए और डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की विदेश नीति के नियम में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर हुआ, सही है। भारत ने 2017 में श्रीलंका में हम्बनटोटा जो बंदरगाह के निर्माण में सहमति व्यक्त की, गलत है। 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदार समझौता हुआ SPA, ये भी सही है। तो इसका आंसर ए और सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के 280 अनुच्छेद 280 में उल्लेखित है, सही नहीं है। आपसे सही नहीं पूछ रहा, तो ये सही है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना की गई है। वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्यों का बना होता है, ये गलत है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत करता है, नहीं, ये राष्ट्रपति को देता है, इसलिए गलत है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की योग्यताओं को निश्चित करने के लिए संसद प्राधिकृत है। बी सही है। तो आप बी और सी गलत हैं, ऑप्शन बी गलत है, तो इसलिए बी सही होगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है, ये पड़ोसी देशों के साथ सहयोगी विकसित करने की नीति थी, या इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई, या दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा? तो इसका आंसर होगा केवल सी और डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के एकमेव अधिकार है, यानी एकाधिकार है? किस मामले में लोकसभा का एकाधिकार है? तो लोकसभा का एकाधिकार आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना, इसमें एकाधिकार है उसका, और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यानी लोकसभा में ही ये चीज़ें घटित हो सकती हैं। एक तो लोकसभा में धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए ए और सी सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को KS पुत्तस्वामी बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को KS पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्णय दिया था कि निजता के अधिकार के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों की गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। इस वाद में आधार कार्ड को निजता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग, स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानव को प्रारंभ करना, ये सभी विवाद के विषय हैं। ए और बी, सी, देखिए सी, बी और सी और डी, ये इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में श्रमिक आंदोलन किन से दुष्प्रभावित होता है? श्रमिक आंदोलन किससे दुष्प्रभावित होता है? एक तो इसलिए दुष्प्रभावित होता है कि इसमें कम सदस्यता है और कमज़ोर इनकी वित्तीय हालत यानी आर्थिक हालत कमज़ोर है,
और अनेक संघों का होना, विभिन्न संघ है, एक ही संघ होता तो ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की हैं। निम्नलिखित में से कौन सही मान्यता है? तो मैकग्रेगर आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहता है, सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, आम मानव समुचित स्थिति में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है, ये भी सही है। और आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहेगा, ये भी सही है। उत्कृष्ट प्रबंधन एक सही विज्ञान है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु हैं? तो निष्पादन बजट के आपका केंद्रीय बिंदु केवल उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापन होता है, जो परफॉर्मिंग बजट है। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होता है, ये डी यानी ऑप्शन सी ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। तो निष्पादन बजट में कौन से केंद्रीय बिंदु हैं? तो निष्पादन बजट में इसमें स्तरों की स्थापना तथा सूचना संग्रह की आवश्यकता होती है, सही है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, ये भी सही है। उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापन होता है, ये भी सही है। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। ये चारों ही निष्पादन बजट को यानी परफॉर्मिंग बजट के लक्षण हैं, तो इसलिए इसका कथन ABCD चारों सही हैं, तो यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी मैरी फॉलेट के उन्नत विचार हैं? तो मैरी फॉलेट के उन्नत विचार आपके रचनात्मक द्वंद्वता है और एकीकरण यानी इंटीग्रेशन है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन नौ दक्षिणपंथी सिद्धांत न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाली विचारधारा या स्कूल है? तो नौ विचारधारा मानने वाले स्कूल ए और बी हैं, यानी ऑस्ट्रियन स्कूल और शिकागो स्कूल आपके नौ दक्षिणपंथी सिद्धांत हैं, ऑस्ट्रियन स्कूल और शिकागो स्कूल। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम थे? तो मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम आपके सघन ग्रामीण रोजगार योजना थी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तीन थे आपके। क्वेश्चन नंबर 66 है, आपको मैच करना है, एक तरफ सूची 1 दूसरी तरफ सूची 2। कैथरीन मैकिन जो कैथरीन मैकिन है वो टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थियरी इन्होंने लिखा, और सुजन मोलर ऑकिन ये आपके जस्टिस जेंडर एंड फैमिली लिखा है ऑकिन ने, और एस फायरस्टोन इन्होंने लिखा द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, और बेल हुक का है फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, सूची 1 को ये भी मैच करना है, तो ब्यूरोक्रेटिक ट्रेड हन्ना अरेंड का है, कल्चर रिवोल्यूशन आपका माओ जेडोंग का है, चीन का शासक था, और अपार्थित किसने लिखा? तो फ्रांस फैनन ने लिखा है, और एलिगोरी ऑफ केव्स प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैचिंग फतवा ए जहांदारी, ये आपको पता है कि जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स ये आपका BR अम्बेडकर का है। इंडिया इंडिपेंडेंट ये चार्ल्स ब्रिटलहैम का रचना है। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ये एमन रॉय की रचना है। फिर अगला है लॉर्ड ब्राइस,
इनकी मॉडर्न डेमोक्रेसी बहुत फेमस पुस्तक है ये। ग्राहम वॉलेस ये ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ये भी है। गैब्रियल आमंड ये कंपेटिटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच इनकी रचना है। चार्ल्स ई मेरियम न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स ये बेहद महत्वपूर्ण रचना है चार्ल्स मेरियम की। नेक्स्ट है कि साल्ट 1 आपका 1972 में आया, साल्ट 2 1979 और स्टार इसमें 1990 दिया है, चूँकि थोड़ा सा इसमें गलत है, और INF 1987। देखिए 1981 में आपकी स्टार्ट 1 हस्ताक्षरित हुई थी, न कि 1990 में। क्वेश्चन नंबर 71 है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका इसी को बोलते हैं। बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020 में, इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील 2005, हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप 2002 और नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मैच करना है सरकार के स्वरूप और अनिवार्य विशेषताएं उनकी क्या हैं। जो मंत्रिमंडलीय शासन है वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। अध्यक्षात्मक सरकार आपकी शक्तियों के वियोजन पर है, विभाजन। संघात्मक सरकार आपकी ये शक्तियों का वियोजन है और संघात्मक सरकार में आपका शक्तियों का विभाजन है, और एकात्मक सरकार आपका शक्तियों का केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 73 ये भी मैचिंग है। रविंद्र रे ये द नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी, आशीष कुमार राय द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर, कैरोल स्पेरी जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया, संजय कुमार इन्होंने इसको एडिट किया। बस इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी पहला दूसरा चौथे की ही पहला दूसरा चौथा। क्वेश्चन नंबर 74 है डिसीजन मेकिंग, ये हर्बर्ट साइमन की रचना है। डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन। इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनो बुक कॉन्फ्रेंस जो कि 1968 में हुआ, और डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्ड विडनेट की है। देखिए फिर से मैचिंग है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ये आपका 1999 में आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ये आपका 1934 के अधिनियम के तहत RBI की स्थापना हुई। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ये आपका 2003 में हुआ, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 1988। क्वेश्चन नंबर 76 है कि विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन की विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सॉरी, महिलाओं को मताधिकार देने का बल ये सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद सामाजिक आर्थिक समानता पर बल दिया गया, फिर संस्कृति तथा संदर्भ पर बल दिया गया, और फिर पर्यावरण नारीवाद आया, यानी इसी क्रम में ही है, ABCD के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 हन्ना अरेंट की रचनाओं का आरोही क्रम क्या है। तो द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटरिज्म 1951 में पब्लिश हुई, ह्यूमन कंडीशन 1958 में, ऑन रेवोल्यूशन 1963 और वायलेंस 1970 में पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर 78 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकों का आरोही क्रम में व्यवस्थित रूप इस प्रकार है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923 में लिखा इन्होंने। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन 1951 में, द बुद्ध एंड हिज धम्म 1957, गांधी एंड गांधीजम 1970। क्वेश्चन नंबर 79 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ देखिए आंसर इसका 1908 में आर्थर ए बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पब्लिश हुई। रॉबर्ट ए डहल की पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 में।
डेविड स्टन अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965, जेम्स चार्ल्सवर्थ की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस 1967 में। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो वेस्टफेलिया की संधि आपकी 1648, यूट्रेच की संधि 1713, वर्साई की संधि 28 जून 1919 और संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर 26 जून 1945। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका इसमें आएगा मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में, और फिर है उसके बाद आपका ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, और मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी नहीं, उसके बाद है हाँ मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी है, फिर आपका भू सीमा समझौता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले आपका इसमें आएगा साइमन कमीशन 1928-29, फिर उसके बाद है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और गांधी इरविन समझौता 1931 और कम्युनल अवार्ड 1932। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित मजदूर संघों ने लेबर यूनियन को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा भारतीय मजदूर संघ, फिर उसके बाद इंटेक, फिर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन और फिर लास्ट में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 84 है, फ्रांसिस लिंकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन की पद्धतियों की पहचान की है, उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्रम में आपका सबसे पहले शोषणकारी सत्तावादी, उदार या हितवादी सत्तावादी आते हैं, फिर विमर्शकारी या परामर्शदायी नेतृत्व, फिर उसके बाद भागीदारी या सहभागी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। देख लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन ही रिमूव कर दिया गया था। कथन और कारण बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन है ये, कि B.R. अम्बेडकर, अब कथन है B.R. अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे, क्योंकि कारण दिया है यहाँ, क्योंकि अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियाँ और न ही कार्यकारी शक्तियाँ, इसलिए इसका ये दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर सत्य है, ए आर एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 87 है, नीचे दिए गए अभिकथन देखिए, ए जॉन लॉक स्वत्वात्मक व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है। कारण देखिए, जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे, लेकिन इसमें व्याख्या ऑप्शन बी सही होगा। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है कि कथन शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों की बहुमत से निर्णय लिया जाता है। ये कथन आपका सत्य है। यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप से विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है, भारत वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। कारण क्या है ऐसा, कि भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। तो ये दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, कथन क्या है कि जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण भारत एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है। कारण क्या है इसका, कि गठबंधन युग और केंद्रों में कमजोर सरकार होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असमिति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
20 हो जाएगा। अब आपका पैराग्राफ राइटिंग है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए एक और, कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो समान मुक्ति के द्वारा किया जा सकता है। मार्क्स के पूर्व किस राजनीतिक चिंतक की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है? तो हीगल के। ओके, महिलाओं को विकसित प्राणी या बुद्धिमान नहीं मानता है। एंजल्स की पुस्तक ऑरिजिन्स का पूरा नाम क्या है? तो उसके पुस्तक का नाम है द ऑरिजिन्स ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। बेहद महत्वपूर्ण रचना है इसकी, एंजल्स की। परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्धारण परिवार के किस प्रकृति द्वारा किया जाता है? तो ये आपका ऐतिहासिक वातावरण के द्वारा किया जाता है। 95 है, मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति के संबंध में सामान्य समझ क्या थी? तो मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद से बाहर नहीं किया है। पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। भारत की विदेश नीति निर्माताओं के लिए भारतीय प्रवासी समूह पर हो रही बहसों को क्यों प्रमुखता मिली? इसलिए मिली कि भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की मजबूरियां अपनी हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स यानी जो GOPIO का कार्य क्या रहा है? तो इनका कार्य यह है कि भारतीय मूल के विभिन्न लोगों को मुख्यकृत हितों का प्रतिनिधित्व करना। इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य क्या है? तो इंडिया कॉकस, ऑप्शन देख लीजिए। तो इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य आपका यूएस की नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना है। और 99 है, भारत सरकार द्वारा PIO कार्ड जारी किए जाने का विचार किस संगठन ने दिया? तो GOPIO ने PIO कार्ड जारी करने का विचार दिया। क्वेश्चन नंबर 100 है, 1990 के दशक के अंत में PIO पर महत्वपूर्ण ध्यान क्यों दिया गया? तो इसलिए ध्यान दिया गया कि पोखरण द्वितीय और मैके प्रतिबंध के कारण PIO पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था UGC नेट पॉलिटिकल साइंस निर्धारण विज्ञान दिसंबर 2020 और जून 2021 का प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया, जो आपकी आगामी नेट NTA नेट पॉलिटिकल साइंस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।